हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अध्ययन करेंगे कार्बन का श्रृंखलन गुण। मतलब कार्बन कई प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है। श्रृंखलाएं का तात्पर्य है कड़ियां, मतलब बहुत सारी कार्बन आपस में जुड़ जुड़कर कई सारे कंपाउंड बनाते हैं। अब तक वर्तमान में अब तक करीब 30 लाख कार्बनिक यौगिक ज्ञात हो चुके हैं कार्बन के। इसका मतलब कार्बन में अपने ही दूसरे कार्बन के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। हाँ बिल्कुल, कार्बन में। इसलिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आता है। आईएएस पीसीएस जो अधिकारी बनते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है या कौन सा तत्व का परमाणु है जो सबसे अधिक श्रृंखलन गुण रखता है या सबसे अधिक श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता रखता है, तो वो है कार्बन। छात्रों, तो कार्बन में श्रृंखलाएं बनाने का एक विशिष्ट गुण पाया जाता है। ठीक, तो कार्बन इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन का गुण, इंग्लिश में कहते हैं कैटेनेशन। तो कार्बन में आप लोग लिखना चाहे लिख लीजिए, कार्बन का श्रृंखलन गुण हेडिंग है कार्बन का श्रृंखलन गुण। तो लिख लो, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। बहुत सारे अणु का निर्माण होता है। तब इस गुण को ही कार्बन का श्रृंखलन गुण या कैटेनेशन ऑफ कार्बन कहते हैं। ये कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता की वजह से। ठीक है, और आगे डिटेल आपको, ज़्यादा डिटेल आपको जाननी नहीं है, आपको और अच्छे डिटेल जाननी है तो आपको हमें कमेंट करके बताना, तो इसको बताएंगे। अभी हाई स्कूल लेवल में इतना ही आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हो गया आपका कार्बन का श्रृंखलन गुण। अब बात आती है छात्रों कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति। कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति, तो कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति क्यों होती है छात्रों? क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है और 4 को चतुष्फलक कहा जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति। ठीक है, मतलब टेट्राहीड्रल नेचर ऑफ कार्बन। इसको हम दूसरी भाषा में है कार्बन की संयोजकता की प्रकृति बोल सकते हैं। कार्बन की संयोजकता प्रकृति। तो कार्बन की संयोजकता प्रकृति क्या है या कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति क्या है? तो सुनिए, एक वैज्ञानिक हैं वॉन हॉफ ने कार्बन की जो चारों संयुक्ताएं हैं, कार्बन के अंदर जो 4 संयुक्ताएं होती हैं, संयुक्ता आप कैसे निकालते हैं? परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,4 आएगा। तो इसका मतलब ये 4 ही तो बंध बनाने की क्षमता रखेगा। इसका मतलब इसकी संयुक्ता कितनी है छात्रों? 4। मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि किसी तत्व के जो अंतिम कोश होता है, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो उसकी संयुक्ता को प्रदर्शित करती है, उससे संयुक्ता हम निकाल सकते हैं। तो इसकी संयुक्ता 4 है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो कार्बन अपने बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसी की वजह से वो अपनी 4 संयुक्ताएं प्रदर्शित करता है। तो जो 4 संयुक्ताएं होती हैं वो 4 संयुक्ताएं एक समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होती हैं। देखो, मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, डायग्राम के माध्यम से। कार्बन की जो संयुक्ताएं होती हैं, जैसे मान लो ये कार्बन है, कार्बन ले लिया, इस कार्बन की जो संयोजकताएं हैं, संयोजकताओं को हम और सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित कर रहे हैं इस समय। अर्देश मान लो ये कार्बन की संयुक्ताएं हैं। कार्बन की संयुक्ता किसके केंद्र पर स्थित होती हैं? चतुष्फलक। तो चतुष्फलक मैंने आपको बना दिया, देखो चतुष्फलक बनाया। चतुष्फलक ऐसा ही बनता है, आप लोग चतुष्फलक को बनाना सीख लो। हीरे की संरचना, जैसे डायमंड की संरचना होती है वो इस टाइप की होती है। तो ये चतुष्फलक मैंने बना दिया, इसको कहते हैं टेट्राहीड्रल। ठीक है, तो चतुष्फलक के केंद्र पर मौजूद है कौन? कार्बन।
तो ये किसने कहा था? वॉन थॉप ने। तो वॉन थॉप के अनुसार, वॉन थॉप के अंदर एक मेथेन का चित्र बना दिया मैंने, एक मेथेन मान लो, मेथेन के लिए हम यहाँ HH मान लें, अगर हम HH मान लें तो आपको देखो CH4 हो गए, CH4 अर्थात मेथेन की संरचना बन गई। ये जरूरी नहीं कि मेथेन की संरचना आप बनाओ, मैं तो आपको समझाया है, ठीक है, कि मेथेन अणु इस तरह से बन सकता है। तो मैं बता रहा हूँ कि वॉन थॉप ने कार्बन की चारों संयुक्ताओं को एक समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित माना। क्या माना? एक समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित माना, और यह कहा कि कार्बन की चारों संयुक्ताएं, कार्बन की चारों संयुक्ताएं चारों कोनों की ओर दिष्ट होती हैं। देखो, चारों कोनों की ओर दिष्ट है, 4 कोण हैं इसके, 4 कोनों की ओर दिष्ट होती हैं। किसकी? कार्बन की। और किन्हीं 2 संयुक्ताओं के बीच, एक ये संयुक्ता और एक ये संयुक्ता, किन्हीं 2 संयुक्ताओं के बीच सदैव 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। अर्थात अब सब में 109 डिग्री 28 मिनट बनेगा, यहां भी 109 डिग्री 28 मिनट बनेगा, यहां भी 109 डिग्री 28 मिनट बनेगा, यहां भी 109 डिग्री 28 मिनट बनेगा। तो छात्रों, ये एक तल में नहीं होंगे, अर्थात इनके तल अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 109 100 डिग्री से ज़्यादा है। अगर हम तीनों को, चारों को जोड़ दें तो ये 360 को पार कर जाएगा। अगर 109 प्लस 109 प्लस 109 109 जोड़ें तो 360 को पार कर जाएगा, जो कि नियम के विरुद्ध है, क्योंकि वृत्त जो होता है, जो गोला होता है, वो 360 डिग्री का होता है, आप लोग जानते हैं मैथ में, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है ये गोले के रूप में नहीं है, ठीक है, ये वृत्त के रूप में प्रदर्शित नहीं है, बल्कि ये असममित हैं। असममित को कहते हैं अनबैलेंस तल, ठीक है, असमतल बोल सकते हैं, असमतल। इसीलिए ये एक तल में नहीं होंगे, एक तल में नहीं है, और इसी को कहते हैं कार्बन की चतुष्फल की प्रकृति। ठीक, अब इसको अगर लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? लिख लीजिए, वॉन थॉप के अनुसार कार्बन परमाणु एक समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होता है, बीचों बीच केंद्र पर स्थित होता है, और इसकी चारों संयुक्ताएं चारों कोनों की ओर दिष्ट रहती हैं, चारों कोनों की ओर दिष्ट रहती हैं, तथा किन्हीं 2 संयुक्ताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। इसका मतलब यह है, अर्थात लिखेंगे, अर्थात कार्बन की चारों संयुक्ताएं एक तल में नहीं होती। इस गुण को कार्बन की चतुष्फल की प्रकृति कहा जाता है। जैसे एक चित्र बनाना चाहें तो आप डायग्राम बना सकते, इतना ऐसा बनाना, ऐसे सीधे बना लेना, ऐसे डायग्राम आपको बनाना है तो ये देखो डायग्राम बना दिया मैंने, एक तल में नहीं होती, इसी वजह से इसे समचतुष्फलक की कार्बन की समचतुष्फलक प्रकृति के रूप में बोला जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आता है संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त असंतृप्त क्या होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, कार्बन की संयुक्ता प्रकृति या कार्बन की समचतुष्फलक की प्रकृति को समझाइए, तो ये स्टिक लगा लेना है इंपोर्टेंट में। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं बोल सकते, ये इंपोर्टेंट है, 2020 में आ चुका है, तो ये 2020 वाले क्वेश्चन आप नोट करते चलें, याद करते चलें। ठीक, अच्छा, अब मैंने हेडिंग क्या बोला, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक लिख लो, या हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन यौगिक ही होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो छात्रों, सैचुरेटेड क्या होते हैं, संतृप्त क्या होते हैं। अब इसमें एक शब्द आया हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर संतृप्त और असंतृप्त आते हैं। तो हेडिंग आप डाल लीजिए, पहली हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसको भी समझो, नाम से ही पता लग रहा होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन 2 ही तत्व मौजूद होने चाहिए, किसके, यौगिक के अंदर। तो कह सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन ही मौजूद होते हैं, इनके सिवाय कोई दूसरा मौजूद नहीं होता, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। परिभाषा आपको क्लियर हुई,
इसका मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से के संयोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में हाइड्रोकार्बन में जैसे मेथेन हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र होता है छात्रों CH4। देखो हाइड्रोकार्बन है या नहीं। जैसे एथेन, ये भी हाइड्रोकार्बन है, C2H6, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है। अब एथिलीन, एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। देखो इसमें भी C और H है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। एसिटिलीन, इसका सूत्र होता है C2H2। देखो ये भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन से बना है। तो हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया, हाइड्रोजन और कार्बन से के संयोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपके सिलेबस में केवल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। कौन से? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो छात्रों एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो डाल लो हेडिंग, ये दो प्रकार के होते हैं, लिख लो इसमें, ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं छात्रों? दो प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग डालो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये परीक्षा में जरूर आता है। इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसको भी सीख लेते हैं। सैचुरेटेड वे होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सैचु सिंगल, ऐसा समझो, सैचु मतलब सिंगल, जिसमें एक बॉन्ड पाया जाता है, एक लाइन पाई जाती है। तो इसका मतलब आप इसमें परिभाषा में लिखेंगे, लिख लीजिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, हमारा राइटिंग अच्छा नहीं समझते जाइए, मैं बोल रहा हूं, चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा, किसके द्वारा? एकल बंध अर्थात सिंगल बॉन्ड, एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं या फिर संतुष्ट होती हैं। संतुष्ट लिख दो या संतृप्त होती हैं। मतलब अर्थात ऐसे लिखना चालू लो, अर्थात यौगिकों में एकल बंध पाया जाता है। समझो, एकल बंध पाया जाता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक। एलिफेटिक, इसी में मैं लिखा रहा हूं, एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को प्रायः, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसी में एलिफेटिक का नाम बोल रहे हैं केवल, एरोमेटिक का नहीं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। एलिफेटिक की बात कर रहा हूं। एलिफेटिक मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं। एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? पैराफिन नाम दिया गया। क्या बोलते हैं छात्रों? पैराफिन। पैराफिन भी बोल सकते हैं या एल्केन बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन या एल्केन बोला जाता है। तो इसका मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और नाम है, लेकिन एलिफेटिक रूप में ये दो, इसे पैराफिन और एल्केन के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो एल्केन कैसे कहते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन उसे कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, पैराफिन उसे कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त उसे कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब एकल बंद होगा, एक लाइन होगी, एक सिंगल बॉन्ड, ऐसे समझ गए। कार्बन के बीच एक लाइन हो सकती है, कार्बन या अन्य परमाणु के साथ एक लाइन हो सकती है, या कार्बन और किसी दूसरे परमाणु के साथ एक लाइन होगी, एक ही लाइन, अर्थात सिंगल बॉन्ड होगा, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो छात्रों इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। किसका? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी सूत्र यही बोलोगे,
पैराफिन का, हाइड्रोकार्बन का सूत्र भी यही बोलोगे, एल्केनो का सामान्य सूत्र भी यही बोलोगे, एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी CnH2n+2 ही बोलोगे, ये सामान्य सूत्र होता है। जहां n का मतलब क्या है, जहां n एक पूर्ण संख्या है अर्थात पूर्णांक है, और कहां से कहां तक है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, n के मान 1 से स्टार्ट होंगे। जैसे एक मान रख के देख ले रहा हूं, ठीक। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, अर्थात उसमें एकल बंध पाया जाता है ना, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ये लिख दिया। हाँ, जैसे एक उदाहरण ले रहा हूँ, संतृप्त कौन से होते हैं, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, जैसे n बराबर, पहले 1 रख के देखो, n बराबर 1 रखो, n की जगह आपको 1 रखना, n की जगह 1 रख दिया, h जैसे का तैसा, 2 जैसे का तैसा, n की जगह 1, ये गुणा बोला जाता है, ये गुणा है बेटा, मल्टीप्लाई है, 2n का मतलब मल्टीप्लाई, इनके बीच मल्टीप्लाई +2, तो आप जोड़ो तो C1 लिखना चाहो लिखो, न मत लिखो, और ये 2 का गुणा 1 में 2 1 2 और +2, टोटल कितने हो गए 4, तो बना CH4। आगे समझे, तो CH4 इसको कहते हैं मेथेन, क्या बोलते हैं, मेथेन। तो नाम से ही पता लगा, एल्केन, इसका मतलब एन आ गया, एन मात्रा और ना, मैथ होता है, आप तो जानते हो, एक C का मतलब मैथ होता है, उसमें जोड़ दिया एन तो हो गया मेथेन, क्या बोल दिया, मेथेन, ठीक। अगर C 1 है छात्रों तो मैथ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मैथ, METH, ये हिंदी के नाम है। 1 2 3 जो बोलते हैं है ना, अल्फ़ाबेट जैसे 1 2 3 4 5, उसी प्रकार विज्ञान में भी गिनती होती है। विज्ञान में C1 को, एक को क्या बोलते हैं, मैथ, C अगर 2 हैं तो उसको बोलते हैं एथ, लिखना चाहो लिख लो, और C3 हैं तो इसको बोलते हैं प्रोप, इंग्लिश और लिखते जाओ, ETH PROP, इंग्लिश लिखा करो। C4 को बोलते हैं ब्यूट, आप लिख लो काम देगा, BUT ब्यूट। C5 को बोलेंगे पेंट, C5 को पेंट PENT। C6 को बोलेंगे हेक्स, HEX हेक्स। C7 को हेप्ट बोलेंगे, हेप्ट बोल सकते हो या सेप्ट भी बोल सकते हो, सेप्ट, हेप्ट या सेप्ट, HEPT। और 8 है तो ऑक्ट बोलेंगे, ऑक्ट, OCT अक्टूबर। 9 को नवंबर मतलब नॉन बोलेंगे, नॉन को NON, नवंबर, नॉन। और 10 को डेक बोलते हैं, ठीक है, 10 को बोलते हैं, C10 है उसको बोलते हैं डेक, डे का 10 है किलो हजार, डे का मतलब डेक 10। तो ये आपकी गिनती है साइंस में, इसको सीख लीजिए, जिससे कि IUPAC नाम जब याद करोगे तो आपको हेल्प करेंगे इसमें। अब इसी में आपको एन जोड़ते चलना है, क्या जोड़ना है, मात्रा जोड़नी, इसका मतलब इन्हीं को एल्क कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं छात्रों, इन सी की संख्या को एल्क नाम दिया गया, क्या बोलते हैं, एल्क, हिंदी में इसको एल्क बोलते हैं, एल्क, समझ गए। एल्क माने C1, एल्क माने C2, एल्क माने C3, एल्क माने C4। इसी में आपको जोड़ देना है प्लस एन जोड़ देना, क्या जोड़ देना, एन। तो आपका एल्क धन एन बराबर हो जाएगा एल्केन, क्या हो जाएगा, एल्केन। संधि को हमने संधि कर दी, इन दोनों को जो विच्छेद था उन विच्छेदों को संधि कर दिया तो एल्केन बन गई, समझ गए। ऐसे ही अगर मेथ है और मेथ में आपको एन जोड़ देना, एन का मतलब ANE, ठीक। ऐसे इसमें मेथ में हम एन जोड़ दें, ANE जोड़ दें तो छात्रों क्या हो जाएगा, इन दोनों की इकट्ठा पोड़ें तो मेथ और एन जुड़ जाएगा ANE, तो मेथेन बोला जाएगा। इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मेथेन, समझ में आ गया, मेथेन। मेथ में हमने एन जोड़ दिया, हिंदी में जोड़ेंगे तो एन, तो इस पूरे को बोलेंगे मेथेन, क्या बोलेंगे, मेथेन। हिंदी में अगर एन जोड़ेंगे और इंग्लिश में ANE जोड़ेंगे तो मैथ धन एन बराबर आपका मेथेन, चाहे आप हिंदी में जोड़ लो चाहे इंग्लिश में। ऐसे ही एथ में आप जोड़ेंगे एन तो एथेन बराबर एथेन, ऐसे इसमें जोड़ेंगे एन बराबर हो जाएगा प्रोपेन, ऐसे इसमें एन जोड़ेंगे बराबर हो जाएगा ब्यूटेन। इसमें एन ही क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही एल्केन,
तो इसलिए एन जोड़ेंगे। इसका नाम होता है एल्कीन, तो इसमें इन जोड़ते हैं। इसमें मैथ में इन जोड़ेंगे तो मैथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये अभी नहीं जोड़ देंगे, जब इसका नाम होगा एल्कीन तब। तो एल्कीन अभी तो नाम नहीं है, अभी तो एल्केन है, तो एल्केन है तो एन बोलेंगे, एन जोड़ते चलेंगे। समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? ठीक, तो इसका नाम हो गया मीथेन। इसका मतलब एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन हुआ? मीथेन। या संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का पहला सदस्य कौन हुआ? आपका मीथेन। तो मीथेन आपका सबसे पहला सदस्य है एल्केन श्रेणी का, या पैराफिन श्रेणी का, या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य। अगर दूसरा सदस्य की बात करें तो n बराबर 2 रख के देख लो, n बराबर 2 रखो, यहाँ 2 रखो, तो C2, n की जगह 2, यहाँ 2, यहाँ n के स्थान पर क्या आ जाएगा 2 + 2, आप जोड़ेंगे तो क्या है C2H, 2 दूनी 4 + 2 6, C2H6। इसका गुणा मानेंगे, 2 दूनी 4 और +2 6, C2H6। इसको बोलेंगे, ये 2 आ गए, देखो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथ, क्योंकि C2 को एथ बोलेंगे। और ये इसमें जुड़ क्या रहा? ये किस श्रेणी का सदस्य है? एल्केन का, तो इसमें एन जोड़ेंगे। एन क्यों जोड़ा? क्योंकि ये इसमें जो C जुड़े होंगे चारों बेटा, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। किससे? मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। देखो इसमें मैं संरचना बना रहा हूँ, इसमें H है 4, H बना दिए, देखो सिंगल बॉन्ड आ गए, सब में सिंगल बॉन्ड है। इसके भी हम संरचना बना रहे, संरचना बनाना और सीख लो कैसे बनाते हैं। C कितने हैं? 2, तो हमने C 2 हैं अगर, तो पहले C को लिखा जाता, लिख दिया, 2 है तो 2 C के लिए। और हमेशा पहले इन दोनों के बीच में आपको एक लाइन बनानी है अपने आप, बिना पूछे आपको एक लाइन बनाने देनी है, अर्थात एक बॉन्ड बना देना, C को एक बॉन्ड से जोड़ देना है। अब कार्बन की संख्या होती कितनी है? 4, वो 4 प्रदर्शित करनी है। 4 हाथ होते हैं, तो एक हाथ मैंने यहाँ लिख दिया, देखो कैसे, समझो। इस कार्बन के पास 4 संख्या होती हैं, तो 4 प्रदर्शित कर दो, 1 2 3 4। अब सही है, इसकी भी संख्या 4 होती है, ये भी कार्बन है, तो इसकी भी संख्या 4, 1 2 3 4। अब आगे समझे? 4। अब इसमें ये देखो, ये काला और नीला, ये तो आपस में बंध बना लेंगे, दोस्ती बना लेंगे, ये दोस्त बन गए, अर्थात एकल बंध से जुड़ गए, वो एक रस्सी से जुड़ गए। अर्थात यहाँ जो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड हो गया, और इस कार्बन का भी एक नीला वाला बॉन्ड हो चुका, अर्थात 2 बॉन्ड एक दोनों के एक हो गए। अच्छा, अब ये बचे, अब इन बचे हुए पे हमेशा एक H जुड़ेगा। एक बचा तो एक H जोड़ दो, एक H बचा एक H जोड़ दो, यहाँ भी एक H बचा एक H जोड़ दो, यहाँ भी एक H बचा एक H जोड़ दो, यहाँ भी एक H बचा एक H जोड़ दो, यहाँ भी एक H बचा। देख लो आप, C2 हो गए होंगे और H 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गई संरचना, किसकी संरचना हो गई? ये एथेन अणु की संरचना हमने बना दी। तो संरचना भी आप बनाना सीख लो, क्योंकि परीक्षा में संरचना बनाना भी पूछा जाता। तो देखो सभी में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध एकल बंध एकल बंध एकल बंध एकल बंध एकल बंध एकल, इसका मतलब ये एल्केन है, इसीलिए इसका नाम C2 है, इसीलिए इसको एथ बोलेंगे। और इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, H को नहीं बोले, H का कोई मतलब नहीं, केवल सिंगल लाइन को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। सिंगल लाइन का मतलब एन, तो इसलिए इसको इकट्ठा बोलेंगे तो एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन। इसलिए इसको हिंदी में एथेन पढ़ते हैं, समझ में? एथेन पढ़ते हैं या ईथेन, बहुत से लोग ईथेन पढ़ते हैं, ईथेन, बहुत से लोग ईथेन पढ़ते हैं, इसको ईथेन भी पढ़ा जाता है। ठीक, एथेन पढ़ो या ईथेन पढ़ो, ये आपके ऊपर है। इंग्लिश में ईथेन पढ़ते हैं, समझ में आ गया? तो ये एथेन की संरचना। ऐसे ही एक और बनाना चाहो, प्रोपेन। अगर हम n बराबर 3 रख के देख लें, 3 रखो भैया, C3, n की जगह 3, C3 H 3 यहाँ और 2 यहाँ, 3 दूनी 6, 6 + 2 8, 8 हो गया। ये हो गया आपका प्रोपेन। प्रोपेन छात्रों क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 3 हैं और 3 को प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 को अभी बोला प्रोप बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं। इसमें जोड़ देना है एन। एन क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये इस सूत्र में फिट हो रहा है, और ये सूत्र किसका है? एल्केन का सूत्र है, और एल्केन का सूत्र है तो इसलिए इसके अंत में एन आना चाहिए, क्योंकि ये एल्केन का सूत्र में फिट हो रहा है, इसलिए हम इसमें एन जोड़ेंगे तो नाम हुआ प्रोपेन। इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा, समझ गए? वैसे या चित्र से भी पहचान सकते हो कि एल्केन होगा या एल्कीन होगा या फिर एल्काइन होगा। चित्र चलो बना लो, इसका डायग्राम कैसे बनेगा एक बार फिर समझ लो। सी कितने हैं? 3 बना लो, 1 2 3। अभी बताया इनको सबको किससे जोड़ देना? सिंगल लाइन से। ऐसे इस सी का एक बॉन्ड और इस सी का एक बॉन्ड, ऐसे आपस में जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड। ऐसे इस सी का एक बॉन्ड, ऐसे इस सी का एक बॉन्ड, ऐसे आपस में जुड़ जाएगा एक सिंगल बॉन्ड। हो गया। अब होते कितने हैं इसके? कार्बन के 4 होते हैं, तो एक तो ये जुड़ गया। अब 1 2 3
4 हो गए, देखो 1 2 3 और एक ये वाला 4। ऐसे ही इसका एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए पहले से, अब 1 और 1 2 ही तो बचे, हो गए 4, देखो 1 2 3 4। ऐसे ही इसका 4, 1 2 3, 3 तो ये हो गए, एक ये वाला हो गया 4। समझ गए? हाँ। अब इसमें आपको जो बचे हुए हैं, जो इसको हम सिंगल एच एच जोड़ सकते हैं। तो देखो एच एच हमने जोड़ दिया। अब आप देखो एच कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 हो गए। इसका मतलब प्रोपेन का संरचना सूत्र बनाए तो ये बन जाएगा। तो प्रोपेन का संरचना सूत्र भी बनाना आपने सीख लिया। कितना अच्छा लगा, है ना? इस संरचना को हम ऐसे भी शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे छात्रों, कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। एच आप ना लगाओ कोई बात नहीं, एच आपका मन करे ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो, एच लगाना चाहें लगाओ, ना लगाना चाहो मत लगाओ। अर्थात इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं छात्रों, इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे, ठीक, हाँ ऐसे, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं इस सूत्र को, ऐसे। यहाँ पे आपका कोने पे सी माना जाता है, यहाँ भी सी माना जाता है, यहाँ भी सी माना जाता है, ठीक। और यहाँ आपको प्रदर्शित करना चाहो तो कर सकते हो, 1 2 3 और 1 4, ऐसे 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 और एक ये वाला 4, ठीक। इसमें इसलिए आपको ये बनाने नहीं है, मतलब आपको ना कुछ नहीं लिखना, ऐसे भी अगर ये बना आ जाता है तो भी ये प्रोपेन ही लिखा है, ऐसे लिखा जाए बी बना जाए तो भी प्रोपेन लिखा है, ऐसे लगा जाए तो भी प्रोपेन लिखा है, क्योंकि 1 सी 2 सी 3 सी, 3 सी को प्रोप कहा जाता है। प्रोप एन क्यों बोला? क्योंकि इसमें सिंगल लाइन है और सिंगल लाइन में एन जोड़ा जाता है, तो साम हुआ प्रोपेन। समझ में आ गया? ठीक है। तो देख रहे हैं आप, कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर कई प्रकार की श्रृंखलाएं बना रहा है। देखो कई प्रकार की सी आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बना ले रहे हैं, इसका मतलब कार्बन में श्रृंखलन का गुण हो रहा है, ठीक। कार्बन श्रृंखलाएं प्रदर्शित कर रहा है। तो छात्रों एल्केन अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको समझ में आ चुके हैं। अब दूसरा है असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, या शॉर्टकट में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। तो दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त किसे कहते हैं? असंतृप्त उसे कहते हैं जिसमें 2 लाइनें हो अर्थात डबल बॉन्ड हो, या 3 लाइनें हो अर्थात ट्रिपल बॉन्ड हो। किसके? सी और सी के बीच। किसके? सी और सी के बीच, अर्थात 2 कार्बन परमाणुओं के बीच अगर द्विबंध होता है, या 2 कार्बन परमाणुओं के बीच या त्रिबंध होता है, तो उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो परिभाषा लिख लीजिए इसकी, कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी आपको 2 प्रकार के मिलेंगे। कौन कौन से? एक होगा एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होगा एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ALK, एल का माने सी की संख्या, इसमें आपको जोड़ देना ENE, नाम हुआ एल्कीन। इसमें भी एल्क लिखा है, एल्क तो सी की संख्या हुआ, इसमें जोड़ देना YNE, आयन अर्थात प्लस हटा दो, बाइन अर्थात एल्काइन। ये एल्काइन हो गया, एल्कीन हो गया। एल्काइन एल्कीन किसे कहेंगे? इसको भी पढ़ लो, हेडिंग डालो एल्कीन। क्या लिखेंगे? वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच अर्थात 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध उपस्थित होता है, या ऐसे बोल सकते हैं संक्षिप्त शॉर्टकट में कि द्विबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को एल्कीन कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। द्विबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को एल्कीन कहते हैं, त्रिबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को एल्काइन कहते हैं, ठीक। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। इसमें n का, यहाँ n का मतलब ये भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहाँ n का मतलब 1 से स्टार्ट नहीं होता। कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से, 2 3 4 5। ऐसे इसमें n बराबर कहाँ से स्टार्ट हो? 2 3 4 5।
तो वन से स्टार्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि n बराबर वन रख देंगे तो वन से आपका एल्केन बन जाएगा, और एल्केन अगर हो जाएगा संतृप्त हो जाएगा, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात नहीं कर रहे हैं हम, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको 2 लेना है, मतलब 1 नहीं लेना। 1 से आपकी कार्बन की चारों संख्याएं कंप्लीट नहीं होंगी, ऑक्टेट रूल पूरा नहीं होगा, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कितना लिखा जाता है? 2 लिखा जाता है। तो जितना आप सीख सकते हो उतना ही हम सिखा रहे हैं, और जितना हाई स्कूल लेवल तक है उतना ही सिखा रहे हैं, फिर भी हम एक्स्ट्रा कभी कभी बता देते हैं सीखने के लिए। तो आप अब इसमें n बराबर 2 रख के देखो तो उदाहरण भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो रखो 2, तो उदाहरण में आपको ऊपर लिखा दे रहा हूँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण क्या होंगे और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के क्या होंगे। ठीक, पहले हम एल्कीन के बता रहे हैं। एल्कीन का सूत्र अभी बताया CnH2n, ये वाला। n बराबर 2 रखो, n बराबर क्या रखो? 2 रखेंगे तो C2H2, यहाँ 2 रखो, यहाँ n की जगह 2 रखने, टोटल करेंगे कितना आएगा? C2H 2 दूनी 4, C2H4 आ जाएगा। इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम नहीं पता तो नाम कैसे पता करना है? तो आपको देखना है इसमें C कितने हैं? 2, तो C 2 है तो क्या बोला जाएगा? एथ। और ये इसके अंदर ये किस सूत्र में फिट हो रहा है? CnH2n वाले में, ये वाले सूत्र में फिट हो रहा है। और ये सूत्र है किसका? एल्कीन का। एल्कीन का है तो इसमें ईन जोड़ देना। क्या जोड़ देना? ईन। तो ENE जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा एथीन। इसको एथीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एथीन। ठीक है, इसी को साधारण बोलचाल में छात्रों एथिलीन भी बोला जाता है। एथीन का ही दूसरा नाम एथिलीन होता है छात्रों। ठीक, एथिलीन का ही दूसरा नाम क्या होता है? एथिलीन होता है। ठीक, अब मैं इसकी संरचना बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड। देखो बना रहा हूँ। C कितने? 2, 1 2 बना दिया। ठीक, समझना एकदम। अब इसमें मैंने बताया हमेशा सिंगल बॉन्ड लगाया करो, लगा दिया। ठीक, अब इसकी चारों संख्या प्रदर्शित कर दो। 4 होती हैं, 1 2 3, 1 2 3 बना दिया। ठीक, अच्छा अब देखो इसमें H कितने? 4 प्रदर्शित करने हैं, तो एक H इस C से एक H यहाँ जोड़ दो, तो इस C से भी एक H यहाँ जोड़ दो, बराबर जोड़ो। एक H इधर, एक H इधर, 2 H हो गए हैं 4। एक और जोड़ दो, एक H इधर जोड़ दिया तो एक H इधर जोड़ दिया, हो गए 4। 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए। अब ये फालतू बच रहा है, तो जो बच रहा होता है तो अब ऐसे तो नहीं खड़ा रहेगा हमेशा। अब क्या होगा? आपस में झुकने लगेंगे, और झुकते 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 आपस में बॉन्ड पेयर बना लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, कौन सी? ये वाली काली लाइन इधर की ओर झुक जाएगी ऐसी, और ये वाली भी काली लाइन इधर की ओर झुक जाएगी ऐसी, और झुकते 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 आपस में डबल बॉन्ड बना जाएंगे। तो देखो अपने आप डबल बॉन्ड बन गया, नहीं बन गया? क्योंकि बची हुई संयुक्ता डबल बॉन्ड को प्रदर्शित करती है। तो आपने इसका मतलब ये संरचना मैंने किसकी बना दी? एल्कीन की। तो इसको एथीन की संरचना मैंने बना दी, इसी को हम एथिलीन कहते हैं। तो एथिलीन की संरचना ऐसे बन जाती है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। C जरूरी नहीं है H को ऐसे, बहुत से लोग ऐसे H ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, ये इच्छा, ये से कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है और ये भी सही है। ये भी एथिलीन ही है, ये भी संरचना है एथिलीन की। आप चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, बहुत से लोग ऐसे बना देते हैं HH सीधे सीधे HH, कोई बात नहीं, ऐसे बना सकते हैं। ये भी आपकी एथिलीन की संरचना है। लेकिन जो अभी मैंने बनाई थी वो वास्तव में रियल संरचना है। क्यों? क्योंकि इसमें C और H के बीच बंद कोण होता है वो 120 डिग्री का कोण होता है। हाँ, 120 डिग्री, इन दोनों के बीच 120 डिग्री का कोण होता है, इन दोनों के बीच 120 डिग्री का कोण होता है, इन दोनों के बीच 120 डिग्री का कोण होता है। इसलिए अब 120 तीनों जोड़ो 360 हो जाएंगे। 120 प्लस 120 प्लस 360 हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है, जो संरचना होती है वो वास्तविक एक्चुअली ऐसी हो जाती है, ऐसी ऐसी, ये एक्चुअली संरचना है। देखो अब ऐसा लग रहा है इन दोनों के बीच भी 120 डिग्री दिख रहा है, इन दोनों, ये थोड़ा फैला दो और देखो अब इस दोनों के बीच भी 120 डिग्री लग रहा है, इन दोनों के बीच भी 120 डिग्री लग रहा है। तो ऐसी संरचना वास्तविक है संरचना। लेकिन आप वो भी बना दोगे, गलत नहीं करेगा कोई भी टीचर, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हो ना। अब ऐसे करा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगी एथिलीन की संरचना। ऐसी प्रोपाइलीन की बनाना हो, प्रोपिलीन की बनाना हो, अर्थात प्रोपीन की बनाना हो, तो प्रोपीन की कैसे बनाएंगे छात्रों? प्रोपीन अर्थात प्रोप माने 3, तो एफ को एन की जगह कितने रख देने? 3, तो 3 हो गया, और यहाँ रख दो 3 और दूनी 6 आ जाएगा। ये हो गया प्रोपीन। तो प्रोपीन का
सूत्र की बात करें तो प्रोपीन का सूत्र ये हो जाएगा। अगर संरचना बनाए तो संरचना बनाओ 3 हो गया। अब इसमें इन आ रहा, डबल बॉन्ड आ रहा, तो डबल बॉन्ड आप पहले ही बना दो। अब डबल बॉन्ड चाहे आप इस सी के बीच डबल बॉन्ड बना दो, चाहे आप इस सी के बीच डबल बॉन्ड बना दो, किसी दोनों में से किसी एक के बीच डबल बॉन्ड हम बना सकते हैं छात्रों। हाँ, चाहे आप इसके बीच, तो डबल बॉन्ड आपको ऐसा नहीं डबल बॉन्ड यहाँ भी बना दो, डबल बॉन्ड यहाँ भी बना दो, ऐसा संभव नहीं है, दोनों में से किसी एक के बीच बनाना पड़ता है। ठीक, कहीं भी बना दो। चलो इस इधर बना दे रहे, डबल बॉन्ड बना दिया, हो गया। अब इसकी बची कितनी संयुक्ताएं? 4 होती हैं। 4 में से आपकी कितनी हो गई? 1 और 1, 2 संयोग कर रही, 2 बची, तो 1 2 लिख दिया। अच्छा, इसमें देखो इसके बीच सिंगल बॉन्ड बना दो, सिंगल बॉन्ड बना दिया। ऐसी इसमें कितनी है? 1 2 3, 3 इसकी हैं इस समय, 1 बची तो 1 प्रदर्शित कर दी। ऐसी इसमें कितनी है? 1 2 3 4, ऐसे हो गई 4। अब इसमें H बना लो, H प्रदर्शित कर दो, 1H 2H 3H 4H 5H और 6, देखो 6 बन गए। तो ये संरचना आपकी किसकी होगी? प्रोपाइलीन। इसको हम प्रोपाइलीन भी पढ़ सकते हैं, प्रोपाइलीन भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो प्रोपाइलीन की संरचना ऐसे भी बना सकते हो आप। मैंने बताया सी, अगर आप यहाँ सिंगल बॉन्ड करना चाहते हो तो सिंगल बॉन्ड कर दो, इधर डबल बॉन्ड करना चाहते हो तो डबल बॉन्ड कर सकते हो, तो आप डबल बॉन्ड कर सकते हो। ऐसे डबल बॉन्ड इधर कर दोगे तो इधर 2H हो जाएंगे, अर्थात 2, क्योंकि 1 2 2 पहले से हैं, 2 ही तो बची, 1 2, ऐसे 4 हो गई, 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 है, एक और बना लो, इसमें 1 है 2 3 4 हो गई, H H H H H H। तो ये भी संरचना आपकी प्रोपाइलीन की होगी। ठीक छात्रों, ऐसे भी अणु को लिखा जाता है और ऐसे इकट्ठा कर दो इसको, C के साथ H कितने होंगे? 1 2 2 CH2, ऐसे भी लिखा जाता है। डबल बॉन्ड C के साथ H कितना? 1 CH, ऐसे भी लिखा जाता है। बॉन्ड C के साथ H कितने? 1 2 3, तो CH3, ऐसे भी लिखा जाता है। ये भी आपकी संरचना है। ठीक, वो आपकी खुली संरचना है, ये भी खुली संरचना है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी संरचना बोलते हैं, वही संरचना बोलते हैं। आप चाहे वो वाली बना दो, चाहे ये वाली बना दो। ठीक, आई होप आपको संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी आप जो एल्कीन होता वो भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एल्काइन बना देने, क्या बना देना? एल्काइन। अब हेडिंग डाल लो एल्काइन। एल्काइन कैसे बनते हैं, उनकी संरचना कैसे बनाते हैं, इसको भी देख लो भाई। हेडिंग डालो एल्काइन। एल्काइन ALK बाई एनी, इसमें बाई एनी जुड़ा करेगा एल्काइन में। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब n बराबर आप पहले 2 रखो, 1 रखा ही नहीं जाता, 2 रखो, तो जैसे उदाहरण इसका क्या होगा? C2, उदाहरण बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे चल रहा है एग्जाम पे, और 2 रखो यहाँ, तो यहाँ n की जगह 2 आ जाएगा। 2 और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और 4 प्लस 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, घटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, C2H2। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम C2 है छात्रों। तो C2 को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। अभी बताया C2 को क्या बोलते हैं? एथ। इसमें जोड़ देना क्या है? बाई एनी, तो नाम हो जाएगा एथाइन। क्या बोला जाएगा? एथाइन। तो एथाइन इसको बोला जाएगा। समझ में आ गया? तो एथाइन अर्थात एल्काइन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य एथाइन होगा, और एल्कीन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य एथीन होगा, और एल्केनों का पहला सदस्य मेथेन होगा। उसमें एथेन नहीं होगा, मेथेन होगा, माँ, उसमें मेथेन होगा। इसमें ए से चलेंगे, एथेन होगा, क्योंकि इसमें एक सी नहीं होता। ठीक, अच्छा है। तो इसका सूत्र बनाना चाहे तो सी कितने हैं? 2, सी बना दिया। ठीक, अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, 3 रस्सी बन जाएंगी। चलो नहीं बनाता तो पहले एक सिंगल बॉन्ड बना लो, इन दोनों भी सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब ऐसे प्रदर्शित कर दो, 4 4 बना दिया। अब इसमें H प्रदर्शित करने कितने हैं? C के साथ H कितने? 2 H हैं, तो एक ये वाला C, एक H ये ले लेगा, एक इधर बना दो, एक ये वाला C, एक H ये ले लेगा, हो गया, दोनों के पास हो गया। C 2 हो गए, H 2 हो गए, बन गया, संरचना हो गई आंसर। लेकिन अब इनको प्रदर्शित ऐसे नहीं कर देना है, ये भी क्या करेंगे? आपस में जुड़ेंगे ऐसे। तो ये जोड़ दो, तो ये वाला काला बॉन्ड, ये काला बॉन्ड किधर की ओर झुकेगा? इधर की ओर आधा। ये वाला काला बॉन्ड किसकी ओर झुकेगा? इधर की ओर। तो ये ऐसे और ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड हो गए, 2 रस्सी हो गई। अब तीसरी रस्सी भी, ये वाली बॉन्ड, ये वाली रस्सी भी जो उधर है वो भी आपकी आधी इधर झुकेगी, ऐसी ये वाली रस्सी भी इधर झुकेगी ऐसी, और ये हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड। तो देखा आपने, तो ट्रिपल बॉन्ड ऑटोमेटिक अपने आप बन के तैयार हो गया। तो आपने C2H2 के बीच कितना बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया।
आसानी है कि नहीं। इसलिए इस संरचना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस संरचना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वास्तविक संरचना आपकी यही है, रेखीय संरचना होती है इसकी। रेखीय क्यों होती है? क्योंकि इन CC के बीच जो बॉन्ड बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है और 180 हमेशा रेखा होती है, ठीक है। इसको कहते हैं एथिलीन अणु। तो एथिलीन अणु की वो एथाइन अणु की संरचना आपकी ये होती है। इसी का दूसरा नाम है एसिटिलीन, इसी को हम एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप आई होप आपको बंध कैसे बनते वो भी आपको समझ में आ गया। एक और उदाहरण ले लो, चलो एक n = 3 रख के देखो, n = 3 अर्थात ये मैंने आपको एथाइन बना दिया। अब प्रोपाइन बनाने जा रहे हैं, प्रोपाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इनके नाम ऐसे चलेंगे। तो प्रोपाइन, प्रोप है तो कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। प्रोप H कितने होने चाहिए? आयन है तो आयन माला में आयन है तो आयन में कौन सा सूत्र चलता है? आयन में सूत्र चलता है CnH2n-2। तो आपको 3 रख देना। तो 3 का मान है 3 दूनी 6 - 2 कितना बचा? 6 में से 2 गए 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो प्रोपान का सूत्र क्या होगा? C3H4। इसलिए ये सूत्र आपको याद कर लेना है। इसी सूत्र से आपको बना के लिख देने बड़े आराम से। अब इसकी संरचना अगर बनानी हो, इसका नाम प्रोपाइन है, इसकी संरचना बनानी हो कैसे बनेगा? C बना दिया ऐसे ही। ऐसी C3 है बेशक, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड, चाहे इन दोनों के बीच 3 लाइनें लगाओ, चाहे इन दोनों के बीच 3 लाइनें लगाओ, आपको पहले ही बता दिया। चलो आप इन तीनों के बीच 3 लाइन लगा दिया। अच्छा, अब इसकी होती कितनी कार्बन की? 4 होती है। तो 4 में 1 2 3 ये यूज हो चुके, तो एक ही तो बचा ऐसे। इसमें इन दोनों के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड लगाया करो, लगा दिया। अच्छा, अब इसकी कितनी होती है? 4, तो निकालो 4। एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3 हो चुकी। 3 ये और एक ये 4, अर्थात इसका अब एक भी बॉन्ड खाली नहीं है। इसलिए जैसे का तैसा, इसमें H नहीं जुड़ सकता। लेकिन इसमें कितना है? एक ये है, 1 2 3 4, इसमें H जुड़ जाएगा। तो इसमें H जोड़ दो, इसमें H जोड़ दो, इसमें H जोड़ दो, इसमें H। तो ये हो गई आपकी प्रोपाइन की स्ट्रक्चर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड और इकट्ठा करके CH3, ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गई प्रोपाइन की स्ट्रक्चर। आई होप आपको और अच्छे समझ में आ गया। ब्यूटाइन की आप बना लेना। ब्यूटाइन की अगर बनाना हो, क्या बनाना हो? ब्यूटाइन। तो इसकी संरचना तब बना पाओ जब इसका सूत्र पता हो। तो सूत्र क्या होगा? ब्यू है तो ब्यू के लिए C कितने होते हैं? 4 ब्यू, और इसमें लगा आयन के लिए सूत्र क्या होता है? आयन के लिए CnH2n-2 होता है। तो -2 सूत्र रख दो। N की जगह 4 आ रहा, तो N की जगह 4 मान रख के देख लो। 4 और 4 दूनी 8, 8 - 2 6, तो यहाँ आ जाएगा H6। तो इसका ब्यूटान का सूत्र C4H6 पता लग गया हमको। अब पता लग गया, आप CH को आपको 4 बना देना ऐसे। 4 हो गए, समझ में आ गया? 4 हो गए। अब मैंने बताया इसमें आयन आ रहा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड चाहे आपको इन दोनों C के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, चाहे इन दोनों C के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, चाहे इन दोनों C के बीच ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन लगाना किसी एक के पास ही है। चलो यहाँ लगा दिया, तो H यहाँ कितने जुड़ेंगे? 3 और 1 H, 4H जुड़ेगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देना। यहाँ H कितने होंगे? इस C के पास H एक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, 4 के 4 पूरे यूज हो चुके हैं, इसमें H नहीं लगेगा। तो इसमें H कितना लगेगा? 1 2 H 2 यूज हो चुके हैं, 2 बचे, 1 2 बचे, इन पे जुड़ेगा H। इसलिए आप H यहाँ ऐसे भी जोड़ सकते हो, अगर आपका मन करे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, CH2 भी लिख सकते हो। समझ गए? हाँ, यहाँ H कितने होंगे? 1 3 और 1 4, अर्थात HC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ब्यूटान का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर कहता 2 ब्यूटाइन क्या होगा, तो 2 ब्यूटान कैसे कहता? 2 नंबर पे आयन आएगा, दूसरे नंबर पर आयन आएगा, अर्थात जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है वो बीच में आ जाएगा। एक C के बाद दूसरे C पर ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 2 ब्यूटाइन। अभी ये 1 ब्यूटाइन है, 1 2 3 4, तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और 1 ब्यूटान इसे इस समय मैंने लिख दिया। तो 1 ब्यूटान में आप 1 लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। इसलिए ये 1 ब्यूटान का फॉर्मूला लिख दिया। तो 1 ब्यूटान ही करके लिखा जाता है। आई होप आपको अब तो पूरी अच्छे समझ में आ गया होगा। एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, संतृप्त क्या होते हैं, असंतृप्त क्या होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको
याद कर लेना, मैंने नोट्स में इसको प्रोवाइड कर दिया, और नोट्स आपको चाहिए हो तो नीचे जो नंबर चलता है उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना।